नमस्कार बच्चों, आपकी परीक्षा कक्षा 12 इतिहास का पेपर जो है वो बहुत ही जल्दी आपके सामने आने वाला है। आपने जैसी भी तैयारी कर रखी है उसके लिए आपको मेरी तरफ से एडवांस में शुभकामनाएं। बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से पेपर जो है आपको किस तरह से करना है पेपर में, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पेपर में आपने एक तो कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि किसी भी प्रश्न को आपने छोड़ना नहीं है। दूसरी बात, कॉपी में आपने यदि 25 प्रश्न आ रहे हैं तो फिर इसका मतलब 25 नंबर लगा के उनके उत्तर होने चाहिए। और इसके साथ साथ ये भी हमें ध्यान रखना है कि किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं छोड़ना और राइटिंग बिल्कुल साफ रखनी है। आपको प्रश्न का उत्तर कैसा भी आता हो, उस चैप्टर से संबंधित जो भी बात आती हो, आप अवश्य लिखें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ प्रश्न आपके नंबर बढ़ाने में भी सहायक होंगे, जैसे छोटे छोटे प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप यानी न्यू टाइप वाले प्रश्न जो होंगे वो रिक्त स्थान वाले प्रश्न होंगे। इसके अलावा नक्शा, हम कुछ इन 2-3 दिनों में कुछ चर्चा करने वाले। आज हम पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जो आरबीएससी द्वारा जो है, शिक्षा मंत्री जी द्वारा जो एक मॉडल पेपर जारी किया गया, क्वेश्चन बैंक जारी किया गया, उसमें जो छोटे छोटे प्रश्न हैं उनको लेकर के मैं आया हूं। और अच्छे से इसको 2-3 बार यदि वीडियो आप देख लेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्न अच्छे हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरू की पहली किताब, 4 चैप्टर के प्रश्न जो हैं वो हमारे सामने इस तरह से हैं। सबसे पहला जो है वो ईंट मन के अस्थियां, ईंट मन के अस्थियां पहला चैप्टर, राजा किसान और नगर, बंधुत्व जाति और वर्ग, और चौथा चैप्टर विचारक, विश्वास और इमारतें। ये 4 चैप्टर के विषय में अभी हम पार्ट फर्स्ट के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट सेकंड में हम अगले 4 चैप्टर करेंगे, यात्रियों के नजरिए, दूसरी जो किताब है हमारी, और जो है यात्रियों के नजरिए, भक्ति सूफी, एक साम्राज्य की राजधानी, किसान, जमींदार और राज्य। इसके अलावा अगले 4 चैप्टर हम तीसरे पार्ट में करेंगे और ये दोनों पार्ट आपको जल्दी से जल्दी ही प्राप्त हो जाएंगे। आप जो है इसको अच्छे से तैयार कीजिए। इसके अलावा मानचित्र हैं, 2 मॉडल पेपर भी बोर्ड की तरफ से हैं, उनको भी हम जो है उनके छोटे छोटे प्रश्नों को अवश्य देखेंगे। आज हम इसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो है हमारे पास जो प्रश्न है उनके बारे में सुनते रहिए, उनके उत्तर सुनते रहिए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु जो है, जिससे हड़प्पा के बारे में जानकारी मिलती है, वो मोहर है। ये मोहर जो है वो सेल खेड़ी की बनी हुई थी, सेल खेड़ी की मोहर बनी हुई थी। इस मोहर पर जो है हड़प्पा लिपि लिखी हुई है, हड़प्पा लिपि लिखी हुई है। और ये मोहरें जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता को जानने का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु का मतलब खुदाई से निकली हुई जो वस्तु है वो। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से जुते हुए खेत मिले? तो कालीबंगा, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, और कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत मिले, कालीबंगा से दोहरे जुते हुए खेत मिले। इसका मतलब कालीबंगा में यहां खेती हुआ करती थी। भारतीय पुरातत्व का जनक, भारतीय पुरातात्विक विभाग जो है उसका जनक जो है अलेक्जेंडर कनिंघम है। और पुरातत्व विभाग जो है वो 1861 में बना था, 1861 में बना, और जिसका महानिदेशक था पहला अलेक्जेंडर कनिंघम। चन्हू-दड़ो, अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में चन्हू-दड़ो है। ये मोहनजोदड़ो, चन्हू-दड़ो, कोट दीजी, ये सब पाकिस्तान में है। ये स्थान हड़प्पा सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के, और ये सारे के सारे सिंधु नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? सिंधु नदी के किनारे। आपको याद रखना है, दड़ो, दीजी सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो, चन्हू-दड़ो, कोट दीजी, दड़ो, दीजी, ये सिंधु नदी के किनारे। और चन्हू-दड़ो में चांद, सितारे, मनके, गुड़िया, झुमके, ये तो बहाने हैं। चांद, सितारे, मनके, झुमके, गुड़िया, ये तो सारे बहाने हैं चन्हू-दड़ो में। चन्हू-दड़ो
जो है वो चांद, चांद मतलब पाकिस्तान का चांद, तो चन्हुदड़ो चांद सितारे मन के गुड़िया, मनके बनाने का, गुड़िया बनाने का कारखाना औद्योगिक नगर चन्हुदड़ो पाकिस्तान में मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, एक मूर्ति जहां पुरोहित राजा की मूर्ति मिली है। सिंधु सभ्यता में पुरोहित राजा की मूर्ति, पुरोहित कोई छोटी मोटी चीज नहीं होता, सिंधु सभ्यता में एक बहुत बड़ी चीज है। और मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा स्थान है पाकिस्तान में, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। तो पुरोहित बड़ी बड़ी चीजें यहीं से मिलती हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है। मोहनजोदड़ो से देवों के देव पशुपतिनाथ वाली मोहर मिली है, महादेव पशुपतिनाथ वाली मोहर मिली है। बड़ी बड़ी चीजें, बड़ी ईंट मिली है यहाँ पे। तो ये मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ से बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मनके बनाने के लिए, तो अभी हमने बात किया चांद सितारे, मनके, गुड़िया, झुमके, ये तो सारे बहाने मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। और आपको पता है लोथल बंदरगाह था जो गुजरात में था, बंदरगाह जो गुजरात में था, ये नक्शे में आ सकता है, लोथल नक्शे में आ सकता है। तो चन्हुदड़ो पाकिस्तान में। हड़प्पा लिपि में लिखा गया सूचना पट्ट कहां से मिला है, तो सूचना पट्ट धौलावीरा से मिला है। सूचना पट्ट जिसपे धौलावीरा से मिला, धौलावीरा यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। धौलावीरा जो है वो गुजरात में स्थित है, गुजरात में स्थित है। विशाल स्नानागार, बड़े बड़े चीजें आपको पता है कहां से मिलती है, मोहनजोदड़ो से। इसका उपयोग क्यों करते थे, तो विशाल स्नानागार जिसके उत्तर दक्षिण में सीढ़ी हुआ करती थी, और ये यहाँ जो है विशेष अनुष्ठान, जब कोई धार्मिक कोई कार्य होता था तो सब जो है स्नान के रूप में इसका उपयोग करते थे। तो विशेष अनुष्ठानिक स्नान के रूप में इसका उपयोग होता था। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया का मतलब होता है दो नदियों के बीच का स्थान। तो मेसोपोटामिया में एक लेख मिला है, उसका उस लेख में मेलुहा शब्द जो है वो हड़प्पा के लिए प्रयोग हुआ है। याद रखना है, मेलुहा शब्द का प्रयोग हड़प्पा के लिए हुआ है। ये दिलमुन है, पिलमुन नहीं, दिलमुन है। दिलमुन बंदरगाह जो है हड़प्पा सभ्यता में जो है बहरीन को कहा जाता था। तो हड़प्पा सभ्यता से व्यापार होता था, विदेशी व्यापार होता था पश्चिमी देशों की तरफ, तो बहरीन जो है यहाँ बंदरगाह था। फिर अगला रिक्त स्थान वाले प्रश्न है कि प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, तो वनस्पतिज्ञ कहते हैं, वनस्पतिज्ञ कहते हैं। यानी वनस्पति शास्त्री होता है, वनस्पति शास्त्री होता है, वनस्पतिज्ञ होता है, पूरा वनस्पति शास्त्री होता है। तो पूरा वनस्पतिज्ञ या पूरा वनस्पति शास्त्री होता है। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में चिन्हों की संख्या कितनी थी, तो हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा लेख मिला है उसमें चिन्हों की संख्या 26 थी। जॉन मार्शल भारतीय पुरातात्विक विभाग का निदेशक था। वैसे पहला तो पुरातात्विक विभाग का निदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम था, लेकिन जिसके निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खोदे गए, वो जॉन मार्शल ने रिक्त स्थान में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की थी। तो जॉन मार्शल ने 1921 में हालांकि उन्होंने 1921 में जो है इसकी खोज की, हड़प्पा की। 1922 में 21 में हड़प्पा खोजा गया, 21 में हड़प्पा खोजा गया। 22 में सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो खोदा गया, लेकिन उसके बारे में प्रकाशन 1924 में किया गया। तो 1924 में यहाँ प्रकाशन किया गया। हड़प्पा वासी तांबा तो मंगाते थे खेतड़ी की खान से, पहले रिक्त स्थान में आ जाएगा खेतड़ी। तो खेतड़ी की खान से तांबा मंगवाते थे, और सोना जो मंगवाते थे वो दक्षिण भारत में, आज भी सोने की खान कोलार और हट्टी कर्नाटक में, तो दक्षिण भारत से मंगवाते थे। शंख से बनी वस्तुएं जो है बनाने के लिए वो नागरकोट और जो है एक स्थान बालाकोट और नागेश्वर, ये दोनों स्थान जो है बालाकोट और नागेश्वर स्थान, नागेश्वर और बालाकोट स्थान शंख से बनी हुई वस्तुओं में बनाने के लिए प्रसिद्ध था। तो ये नागेश्वर और बालाकोट ये शंख से बनी हुई वस्तुएं बनाने के लिए प्रसिद्ध था। इसके बाद सेकंड चैप्टर पे हम चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के ईंट मनके के बाद अगला जो चैप्टर है वो हमारा ये चैप्टर है मौर्य साम्राज्य से संबंधित। तो मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक केंद्र जो है वो पाटलिपुत्र था। मौर्य साम्राज्य जो है, आपको पता है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मार करके, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार राजा बना, और उसके बाद अशोक मौर्य राजा बना। अशोक मौर्य,
अशोक मौर्य राजा बना। तो चंद्रगुप्त मौर्य, सी फॉर चंद्रगुप्त मौर्य, बी फॉर बिंदुसार और ए फॉर अशोक मौर्य। और अंतिम मौर्य राजा जो है वो वृहद्रथ था। वृहद्रथ था, तो वृहद्रथ अंतिम मौर्य राजा था। तीसरा मौर्य राजा अशोक मौर्य, आप देखिए तीसरा मौर्य राजा है। दूसरा बिंदुसार, पहला चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का संस्थापक। और मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र को ही पटना कहा जाता है, पटना कहा जाता है। गंगा, सोन और गंडक नदियों के संगम पर यह पाटलिपुत्र बसा हुआ है। और पाटलिपुत्र जो है शुंग वंश के राजाओं की भी राजधानी रही है। अशोक के जो शिलालेख हैं, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि, आपको पता है ब्राह्मी लिपि जो होती है, ब्राह्मी लिपि वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, इस तरफ से इस तरफ, जैसे हम हिंदी में लिखते हैं। और खरोष्ठी जो होती है वो दाएं से बाएं उर्दू की तरह लिखी जाती है, इस तरफ, इस तरह से। तो ये दोनों लिपियों को पढ़ने वाला, यदि कोई अशोक के अभिलेख पढ़ने वाला था तो प्रिंसेप था, जॉन जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था। और अशोक के अभिलेख ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि में और प्राकृत भाषा में, प्राकृत भाषा में। तो पूछा जाए अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, तो प्राकृत भाषा है। और लिपि क्या है, तो ब्राह्मी और खरोष्ठी, प्राकृत भाषा की दो लिपियां हैं। और अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का काम प्रिंसिपल ने किया, यानी जेम्स प्रिंसेप ने किया। अर्थशास्त्र, अगला प्रश्न जो है वो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है, तो चाणक्य। आपको पता है मेगस्थनीज जो था, मेगस्थनीज, उसने तो इंडिका पुस्तक लिखी थी, इंडिका पुस्तक लिखी थी मेगस्थनीज ने। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था चाणक्य, इसी को कौटिल्य कह देते हैं, कौटिल्य कह देते हैं। इसका मूल नाम विष्णुगुप्त शर्मा था, विष्णुगुप्त शर्मा था, विष्णुगुप्त शर्मा था। और चाणक्य कौटिल्य जो है उसने जो है अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र इतिहास से संबंधित ग्रंथ नहीं है, एक राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक ग्रंथ है। और अर्थशास्त्र में किसी राजा का नाम नहीं है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह का नाम नहीं है, अन्य पुरुष शैली में लिखा हुआ है। तो अर्थशास्त्र का रचयिता जो है वो चाणक्य विष्णुगुप्त कौटिल्य है। अगला प्रश्न है, किस शासक के नाम में देव नाम प्रिय की उपाधि थी, तो देवताओं का प्रिय अशोक था। देव नाम प्रिय की उपाधि परीक्षा के लिए बड़ा काम का प्रश्न है कि देव नाम प्रिय की उपाधि किसे प्राप्त थी, तो अशोक मौर्य को देव नाम प्रिय की उपाधि प्राप्त थी। अगला प्रश्न है, अजात शत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम किन किन अभिलेखों में मिलते हैं, तो शुरू में जो भी अभिलेख मिलते हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। प्रारंभिक अभिलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा में मिलते हैं। और अशोक के अभिलेख तो खास करके, और अशोक से पहले भी सारे प्राकृत भाषा में मिलते हैं, उसके बाद संस्कृत में होने लगे अभिलेख। धम्म प्रचार के लिए डैश डैश नाम का विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गई, तो धम्म महामात्र, धम्म महामात्र ये अधिकारी अशोक ने अपने धम्म प्रचार के लिए, धम्म था अशोक का प्रजा का नैतिक उत्थान करना, प्रजा का नैतिक उत्थान करना जो है वो धम्म में था। और धम्म जो है वो आचार संहिता थी अशोक ने, जो अशोक का कोई धर्म नहीं था, कोई बौद्ध धर्म नहीं था। धम्म जो था वो प्रजा को नैतिक रूप से उठाने के लिए, उत्थान करने के लिए था। और उसके लिए जो अधिकारी उसने लगाए अशोक मौर्य ने, वो धम्म महामात्र थे। और धर्म प्रचार अशोक ने खूब किया। सबसे बड़ा बौद्ध धर्म का प्रचारक हुआ तो अशोक मौर्य हुआ, तो अशोक मौर्य हुआ। अशोक मौर्य ने धम्म महामात्र लगाए और अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, संघमित्रा, इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका यानी सिंहल द्वीप, ताम्रपर्णी। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति की रचना जो है समुद्रगुप्त के राजकवि ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के कवि, गुप्त राजाओं में हुआ, राजकवि हरिसेन ने की थी। तो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के बारे में, सामरिक विजयों के बारे में बताती है। तो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग में जो है समुद्रगुप्त के सामरिक विजयों का वर्णन हरिसेन ने किया। और प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में, तो अभी मैंने बताया कि प्राचीनतम अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी और लिपि ब्राह्मी और खरोष्ठी थी। तो ये छोटे छोटे प्रश्न जो है आपको अच्छे से तैयार हो जाने चाहिए। इनको वीडियो को 2-2, 3-3 बार देखेंगे जब आप, तो बहुत अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि पितृवंशिकता माने पितृ सत्तात्मक में, सत्ता में
पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य क्या होता है? तो कन्यादान पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य होता है कि कन्या को शिक्षा दिलाना नहीं, पुत्री देखभाल नहीं, पुत्र का विवाह नहीं, कन्यादान करना जो है वो पितृवंशिकता में पिता का महत्व, धार्मिक महत्व माना जाता है। महाभारत जो है वेद व्यास ने लिखा। महाभारत जो है, महाभारत वो उसका रचयिता वेद व्यास था और वेद व्यास ने महाभारत जो है वो संस्कृत में लिखी थी। 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में, 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत में। और महाभारत का ही भाग श्रीमद् भगवद गीता है। श्रीमद् भगवद गीता, गीता जो है वो किसका भाग है? तो महाभारत के भीष्म पर्व से ली गई है गीता। महाभारत की मूल भाषा पूछी गई है तो संस्कृत है। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण, मतलब उसकी आलोचना करने के लिए का कार्य किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? तो वी.एस. सुकंथाकर, वी.एस. सुकंथाकर जो है वो उसने महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण का नेतृत्व शुरू किया। धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में विवाह के 8 प्रकार बताए गए। अर्थशास्त्र में भी 8 प्रकार बताए गए हैं। 8 प्रकार बताए गए हैं तो ब्रह्म विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, आसुर विवाह, पैशाच विवाह जो है, ये सब विवाह, राक्षस विवाह, ये सब प्रजापत्य विवाह, आर्ष विवाह, ये सब 8 प्रकार के जो है विवाह बताए गए धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में। वर्तमान महाभारत में श्लोक कितने हैं? तो 1,00,000 से अधिक श्लोक हैं। 1,00,000 से अधिक श्लोक है। 1,00,000 लगभग श्लोक जो है वो महाभारत में हैं। महाभारत में शुरू में जो है 24,000 श्लोक होते थे। शुरू में 24,000 श्लोक थे महाभारत में। तब इस महाभारत का नाम जय संहिता था, जय संहिता। उसके बाद महाभारत को विजय संहिता के नाम से भी जाना गया। जय संहिता के बाद विजय संहिता, और फिर उसके बाद जब 1,00,000 श्लोक हुए तो इसी का नाम महाभारत रखा गया। महाभारत एक महाकाव्य है। रामायण और महाभारत हिंदुओं के दो पवित्र महाकाव्य हैं। अगला प्रश्न है कि डैश डैश महाभारत का उपदेशात्मक अंश है। तो आपको पता है गीता जो है वो महाभारत का श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश है। तो गीता जो है श्रीमद् भगवद गीता महाभारत से ली गई है। उसी में कृष्ण ने अपना उपदेश दिया जो है अर्जुन को। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व में अधिकतर राजवंश पितृ सत्तात्मक प्रणाली का अनुसरण करते थे। पिता की सत्ता चलती, पितृ सत्तात्मक प्रणाली। लेकिन एक विशेष बात कि सातवाहन वंश जो है, सातवाहन आंध्र वंश ये मात्र सत्तात्मक समाज था यहाँ पे। और सातवाहन वंश के राजा जो हैं अपने नाम से पहले माता का नाम लगाते थे, माता का नाम। जैसे सातवाहनों के प्रसिद्ध 23वां राजा गौतमी पुत्र शातकर्णी था। गौतमी पुत्र शातकर्णी सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ, गौतमी पुत्र शातकर्णी। तो अपनी माता के नाम लगाते थे, तो मात्र सत्तात्मक वंश था गौतमी पुत्र शातकर्णी। वैसे सामान्यतः ज्यादातर पितृ सत्तात्मक, पिता जो है महत्व होता था, पिता ही मुखिया होता था। लेकिन मात्र सत्तात्मक वंश कोई पूछे तो सातवाहन वंश है, जिसमें प्रसिद्ध 23वां राजा गौतमी पुत्र शातकर्णी हुआ। डैश डैश में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। तो आपको पता है कि मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति है। मनुस्मृति जो है उसके अंदर सबसे प्राचीन स्मृति जो है मनुस्मृति है। और मनुस्मृति जो है उसी में चांडालों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति जो है मनु ने लिखी और सन 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई ये मनुस्मृति। 200 ईस्वी के बीच में लिखी गई मनुस्मृति। और मनुस्मृति जो है उसमें चांडाल जाति जो है उसके कर्तव्यों का वर्णन है। गोत्र से बाहर विवाह करना ही बहिर्विवाह कहलाता है। तो बहिर्विवाह जो है अपनी गोत्र से बाहर विवाह करना होता है। डैश डैश अगला प्रश्न है 10वां कि राजवंश में राजाओं के नाम से पूर्व माताओं के नाम। तो अभी मैंने बताया कि सातवाहन वंश, आंध्र वंश जो है, सातवाहन वंश, उनके राजा जो है अपने नाम से पहले अपनी माताओं का नाम लगाते थे। जैसे प्रसिद्ध राजा 23वां गौतमी पुत्र शातकर्णी था। अगला जो है इस किताब का चौथा चैप्टर, लास्ट चैप्टर है जो है वो भी अच्छे से देख लीजिए। महावीर स्वामी जिनके बचपन का नाम वर्धमान था। और वर्धमान
जो है महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर हुए? तीर्थंकर का मतलब होता है जो भव सागर से पार करवा दे, जो बंधनों से मुक्त कर दे, इस सांसारिक बंधनों से मुक्त कर दे। तो टोटल 24 तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें पहले जैन तीर्थंकर जो है ऋषभदेव हुए हैं। ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, ऋषभदेव या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ थे। और 24वें अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, वर्धमान था। तो पार्श्वनाथ तक 23 हुए। पूछा गया है महावीर स्वामी से पहले कितने तीर्थंकर हुए, तो 23 तीर्थंकर हुए। हमसे पूछ ले कुल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में, तो महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, ऋषभदेव संस्थापक है, महावीर स्वामी वास्तविक संस्थापक है। तो महावीर स्वामी जो है उससे पहले तीर्थंकर जो है वो 23 हुए हैं। तो सही उत्तर यहां हो जाएगा 23। और पूछ ले कि टोटल कितने तीर्थंकर हुए, तब 24। अमरावती स्तूप, अमरावती आंध्र प्रदेश में 1796 में अमरावती स्तूप की खोज हुई थी। अमरावती स्तूप जो है वो 1796 में खोजा गया। इसके बाद महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन सुत्त पिटक में है। तो आपको बता दूं, बौद्ध धर्म से सबसे प्राचीन साहित्य जो है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन साहित्य जो है वो प्राचीन साहित्य जो है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है तीन माने, त्रि माने तीन, पिटक माने पिटारा यानी टोकरी। त्रिपिटकों में सबसे पहला त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में, तो बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में। सबसे प्रारंभिक जो है ग्रंथ साहित्य बौद्धों का त्रिपिटक ही है। त्रिपिटक पाली भाषा में है। बोलने की भाषा प्राकृत पाली होती है, लिखने की भाषा प्राकृत होती है। तो त्रिपिटक पाली भाषा में, बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में। सबसे पहला पिटक सुत्त पिटक है, जिसको बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश इसमें हैं, बुद्ध के उपदेश हैं। दूसरा विनय पिटक है। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के भिक्षुओं को जो नियम पालन करने होते हैं बौद्ध संघ में रहते हुए, उनके बारे में विनय में नए हैं और नियम में भी नए हैं। विनय में नए हैं, नियम में भी नए हैं। और तीसरा जो है अंतिम पिटक जो है वो अभिधम्म पिटक है। और अभिधम्म पिटक जो है उसमें बौद्धों का दर्शन है। तो उपदेश सुत्त पिटक में एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं, विनय पिटक नियम है और अभिधम्म पिटक में दर्शन है। तो प्रश्न पूछा गया, और ये त्रिपिटक जो है बुद्ध की मृत्यु के बाद लिखे गए। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन, तो शिक्षाएं सुत्त पिटक में है, उपदेश जो है वो सुत्त पिटक में है। जातक कथाएं, आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। पूर्व जन्म की कथाएं जातक कथाएं हैं, जिनकी संख्या 550 है, 550 है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में जन्मे थे महात्मा बुद्ध 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में बुद्ध जन्मे थे। कपिलवस्तु में उनका बचपन बीता था और बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति हुई थी और सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और मृत्यु उनकी कुशीनारा में हुई थी। वापस देखिए, बुद्ध के बारे में देखा जाए तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ, पालन पोषण जो है वो बचपन बीता कपिलवस्तु में, नेपाल में है लुम्बिनी, नेपाल में है लुम्बिनी, और लुम्बिनी में जन्म हुआ। पालन पोषण कपिलवस्तु में हुआ, पालन पोषण कपिलवस्तु में हुआ। कपिलवस्तु के शाक्य थे, ये कपिलवस्तु के शाक्य थे इनके पिता, तो इसका मतलब कपिलवस्तु के थे और जो है गणराज्य कपिलवस्तु के थे। उसके बाद जो है इनको बौद्ध प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति, संबोधि कहते हैं जिसको, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई वो बोध गया में हुई। बोध गया को उरुवेला भी कहते हैं। और इनको पहला उपदेश जो है इन्होंने वो सारनाथ में दिया। पहला सारनाथ में दिया। सारनाथ यूपी में है, बोध गया बिहार में है, बिहार में। तो प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपदेश यदि बात की जाए, सर्वाधिक उपदेश, तो वो श्रावस्ती में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। और इसके बाद जो है अंतिम उपदेश, इनकी मृत्यु जहां हुई, अंतिम उपदेश वो कुशीनारा में दिया। यूपी में है कुशीनारा, कुशीनारा यूपी में है। तो कुशीनारा यूपी में अब खुशी खुशी अंतिम उपदेश दिया और 80 साल के बुढ़े होकर के बुद्ध की मृत्यु हो गई, बुद्ध की मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक की रचना कब हुई थी?
तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण माने मृत्यु प्राप्त करने के बाद हुई थी। बुद्ध के जीवन काल में नहीं हुई। या कुछ साहित्य ने लिखा, बुद्ध जो भी बोलते थे मौखिक बोलते थे, पाली भाषा में उपदेश दिए बुद्ध ने। जन्म से पहले की तो बात ही नहीं कर सकते हम। जन्म से पहले की कथाएं जो हैं वो जातक कथाएं हैं, लेकिन बुद्ध के जीवन काल से भी संबंधित नहीं है। जो है बुद्ध के महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु के बाद लिखे गए ज्यादातर पुराने बौद्ध ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में है। तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ देखिए, त्रिपिटक वगैरह की भाषा पाली है, तो पाली भाषा में है। बुद्ध ने अपने उपदेश भी पाली भाषा में दिए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश आपको पता है सारनाथ में दिया था। प्रथम सारनाथ यूपी में दिया था। जैन धर्म के महापुरुष क्या कहलाते हैं? तो जो भव सागर से पार कराते हैं वो तीर्थंकर कहलाते हैं। और टोटल 24 तीर्थंकर हुए और 24वें अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। बौद्ध धर्म में अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी। बुद्ध की जो है पालन पोषण जिन्होंने किया था मौसी थी प्रजापति गौतमी। बुद्ध को बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला थी। तो सांची के स्तूप को भोपाल के राजाओं ने संरक्षण दिया था। भोपाल के राजाओं द्वारा संरक्षण मिला था। तो इस चैनल पे हमने 4 चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव टाइप आरबीएससी के मॉडल पेपर के बारे में था उसके बारे में हमने चर्चा की। इसके बारे में चैनल पे संविधान निर्माण और एक चैप्टर जो है शायद यात्रियों के नज़रिए वगैरह इस तरह का कोई चैप्टर जो है वो पढ़ा है, यहाँ पे वो पढ़ा है। तो इस तरह आपको ये पता हो जाना चाहिए कि आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए जो चीज़ें पढ़ी हैं। और इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम फिर वापस मिलेंगे अभी। और जो है आज आपको ये 4-5 चैप्टर जो है 3 पार्टों में 12 चैप्टर जो है उनके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों का अभ्यास कर लेना चाहिए। 2-3 बार वीडियो यदि देख लेंगे तो आपका एक अभ्यास हो जाएगा। और एक वीडियो में नक्शे पर भी बनाऊंगा जो बोर्ड की महत्वपूर्ण टॉपिक दिए हुए हैं। धन्यवाद।